एक दिन शाम के समय श्याम प्रसाद जी आंगन में अकेले बैठे थे। उनकी आंखें कहीं खोई हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि राधिका चुपचाप रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। श्याम प्रसाद जी से ये सब देखा नहीं गया। वे धीरे से उठे और रसोई के दरवाजे तक आए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे खुद अपनी ही पत्नी के दर्द के सामने बेबस हो गए हैं। उसी पल उनके मन में एक ख्याल आया, क्या सच में अब इस जिंदगी का कोई मतलब बचा है? उस रात श्याम प्रसाद को नींद नहीं आई। वे बिस्तर पर लेटे लेटे छत को देखते रहे और अपने पूरे जीवन को याद करते रहे। कैसे उन्होंने अपनी हर खुशी अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी। कैसे उन्होंने कुणाल के हर सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, और आज वही बेटा उनकी आंखों के सामने उन्हें अनदेखा कर रहा है। उनके दिल में एक गहरा खालीपन घर कर गया था, और उसी खालीपन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा, इच्छा मृत्यु। ये शब्द जितना छोटा था, उसका भार उतना ही भारी था। राधिका ने जब उन्हें इस तरह खोया हुआ देखा, तो उनके मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। वो धीरे से उनके पास आई और बोली, क्या हुआ जी? आप इतने चुप क्यों हैं? श्याम प्रसाद ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोले, कुछ नहीं राधिका, बस सोच रहा था कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। राधिका ने उनकी आंखों में झांका, लेकिन वो उस गहराई को समझ नहीं पाई जो उनके अंदर चल रही थी। उसने फिर भी खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन एक पत्नी का दिल कहीं न कहीं इस बात को महसूस कर चुका था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उधर उनकी बहू अर्पिता अपने कमरे में बैठी फ़ोन चला रही थी और बेटा कुणाल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। घर में 4 लोग थे, लेकिन चारों के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि जैसे वे एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी बन चुके थे। कुणाल ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, माँ, खाना समय पर बना देना, आज मीटिंग है। राधिका ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके मन में ये बात चुभ गई कि उसके बेटे ने एक बार भी उसकी तबीयत या हाल चाल नहीं पूछा। श्याम प्रसाद ये सब देख रहे थे। हर छोटी छोटी बात अब उनके दिल पर चोट कर रही थी। उन्हें लगने लगा था कि उनका अस्तित्व इस घर में अब सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया है। उन्होंने अपने कमरे में जाकर एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें वे कभी-कभी अपने मन की बातें लिखा करते थे। आज उन्होंने उस डायरी के पहले पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा, जब अपने ही आप को बोझ समझने लगे, तब जीने का हक शायद खत्म हो जाता है। ये लिखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने जल्दी से पोंछ लिया, जैसे वे अब अपने दर्द को भी छुपाने के आदी हो चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसी पर बोझ बनकर नहीं जिएंगे और अपनी जिंदगी का अंत अपने ही तरीके से करेंगे। लेकिन ये फैसला लेना जितना आसान लगा था, उसे निभाना उतना ही कठिन था, क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिल में एक कोने में राधिका की चिंता भी थी। दोपहर के समय जब घर में सन्नाटा था, श्याम प्रसाद चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनके कदम सीधे एक अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे, जहां वे इस विषय में जानकारी लेना चाहते थे। रास्ते भर उनके मन में सवालों का सैलाब उमड़ता रहा। क्या ये सही है? क्या मैं स्वार्थी बन रहा हूँ? या फिर ये मेरे दर्द से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है? अस्पताल पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की। जब डॉक्टर के सामने बैठे,
तो उनके होंठ काँप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, डॉक्टर साहब, क्या इंसान अपनी इच्छा से इस जीवन को खत्म कर सकता है? डॉक्टर उनकी बात सुनकर चौंक गया। उसने गंभीरता से उनकी आंखों में देखा और समझ गया कि ये सवाल मजाक नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखिए, ऐसी बातें करना भी सही नहीं है। जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन श्याम प्रसाद के लिए अब ये सिर्फ एक जिंदगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बोझ थी जिसे वे और नहीं ढो सकते थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब जिंदगी ही दर्द बन जाए तो उसकी कीमत क्या रह जाती है डॉक्टर साहब? डॉक्टर के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। वो इतना समझ गया कि सामने बैठा इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उधर घर में राधिका बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्याम प्रसाद बिना बताए कहाँ चले गए। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। अर्पिता ने उसकी चिंता को भी हल्के में लेते हुए कहा, अरे माँ जी, वो कहीं घूमने चले गए होंगे, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? लेकिन राधिका का दिल मानने को तैयार नहीं था। श्याम प्रसाद ने जो रास्ता चुना था, वो अब उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा था जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। अस्पताल से लौटते समय श्याम प्रसाद के कदम पहले से भी ज्यादा भारी हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही अजीब सी शांति बनी हुई थी। डॉक्टर की बातों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनके अंदर के दर्द को और साफ कर दिया था। उन्हें अब ये यकीन हो गया था कि दुनिया उनके दर्द को समझने वाली नहीं है। उन्होंने रास्ते में एक पार्क के पास रुककर कुछ देर बेंच पर बैठना ठीक समझा। वहां चारों तरफ लोग थे, कोई हंस रहा था, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन श्याम प्रसाद को ये सब किसी दूसरी दुनिया का दृश्य लग रहा था। उनकी अपनी दुनिया तो जैसे कहीं पीछे छूट चुकी थी, जहां सिर्फ अपमान, अकेलापन और चुप्पी बची थी। उसी समय उनके पास एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और गलती से उनसे टकरा गया। बच्चा घबरा कर बोला, दादाजी सॉरी। श्याम प्रसाद ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस एक पल में उन्हें कुणाल का बचपन याद आ गया। कैसे वो भी इसी तरह उनसे लिपट जाता था, छोटी छोटी बातों पर उनसे माफी मांगता था। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली। उन्होंने सोचा, कहाँ खो गया वो सब और क्यों? वो धीरे धीरे घर की ओर लौटे। दरवाजा खोलते ही राधिका तेजी से उनके पास आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? उसकी आवाज में चिंता के साथ साथ एक गहरी बेचैनी थी। श्याम प्रसाद ने नजरें चुराते हुए कहा, बस यूं ही थोड़ा बाहर चला गया था। लेकिन इस बार राधिका को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उनके चेहरे को गौर से देखा। वहां कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। शाम को जब कुणाल घर लौटा तो माहौल थोड़ा भारी था। राधिका ने उससे कहा, बेटा, आज तुम्हारे पापा कहीं चले गए थे बिना बताए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुणाल ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ, आप भी ना, पापा बड़े हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? उसके इस जवाब ने राधिका के दिल को और तोड़ दिया। अर्पिता भी वहीं बैठी थी। उसने बात को और हल्का करते हुए कहा, माँ जी, आप हर बात को इतना दिल पर क्यों ले लेती हैं? आजकल के ज़माने में थोड़ा फ्री रहना चाहिए। उसके इस वाक्य में जो बेपरवाही थी, उसने श्याम प्रसाद के दिल में एक और चोट कर दी। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए, जैसे अब उन्हें किसी से कुछ कहना ही नहीं था। रात को खाना खाते समय घर में सन्नाटा पसरा हुआ था।
पहले जहाँ हंसी मजाक होता था, अब वहाँ सिर्फ प्लेटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। श्याम प्रसाद ने धीरे से कहा, कुणाल, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिता सकते हो? उनकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक पिता की आखिरी कोशिश थी अपने बेटे से जुड़ने की। लेकिन कुणाल ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, पापा, अभी बहुत काम है, कल बात करेंगे। ये कल शब्द श्याम प्रसाद के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके लिए इस घर में कोई आज नहीं बचा है, सिर्फ टलते हुए कल है। उस रात जब सब लोग सो गए तो श्याम प्रसाद ने अपनी डायरी फिर से खोली। उन्होंने लिखा, मैंने आज आखिरी बार कोशिश की थी अपने बेटे से बात करने की, लेकिन शायद अब मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं रही। जब इंसान अपने ही घर में अजनबी बन जाए, तब जीना एक सजा बन जाता है। उन्होंने डायरी बंद की और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी गहरा अंधेरा फैल चुका था। उसी अंधेरे में उन्होंने एक और फैसला लिया। अब वे अपने निर्णय को और नहीं टालेंगे। अगली सुबह उन्होंने कुछ कागज तैयार किए, बैंक के दस्तावेज, घर के कागज और एक छोटा सा पत्र जो उन्होंने राधिका के नाम लिखा था। हर शब्द में दर्द था, हर लाइन में एक अधूरी कहानी छुपी थी। उधर राधिका को अब साफ साफ महसूस होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने कई बार श्याम प्रसाद से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने बात को टाल दिया। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर के समय राधिका सफाई करते हुए श्याम प्रसाद की डायरी तक पहुंच गई। उसने कभी उनकी डायरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज उसका दिल उसे रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला और उसमें लिखे शब्द पढ़े, जब अपने ही आप को बोझ समझने लगे, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पति सिर्फ चुप नहीं है, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और शायद अब उसे खोने का समय बहुत करीब आ गया है। डायरी के शब्दों ने राधिका के अंदर जैसे तूफान खड़ा कर दिया था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने साल साथ रहने के बाद भी वो अपने पति के दर्द को क्यों नहीं समझ पाई। उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। उसने तुरंत डायरी बंद की और भागकर श्याम प्रसाद के कमरे की ओर गई, लेकिन कमरा खाली था। उस पल उसका दिल जैसे रुक सा गया। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगी, आंगन, छत, बाहर, गली तक, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। हर बीतता पल उसके डर को और गहरा करता जा रहा था। उसने कांपते हाथों से कुणाल को फोन लगाया। आवाज भर्रा रही थी, बेटा, तुम्हारे पापा घर पर नहीं है। और वो आगे कुछ कह नहीं पाई। कुणाल ने जल्दी से कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में कुणाल घर पहुंचा। उसने पहली बार अपनी माँ को इतना टूटा हुआ देखा था। राधिका ने उसे डायरी के कुछ पन्ने दिखाए। जैसे जैसे कुणाल पढ़ता गया, उसका चेहरा उतरता गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कितना अनदेखा कर दिया था। उधर अर्पिता भी ये सब देख रही थी। पहले तो वो चुप रही, लेकिन जब उसने राधिका को रोते देखा तो उसके अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे याद आया कि उसने कितनी बार छोटी छोटी बातों पर राधिका को अपमानित किया था और कैसे श्याम प्रसाद हर बार चुप रह जाते थे। उसके मन में पहली बार पछतावे की हल्की सी चुभन उठी। कुणाल ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और श्याम प्रसाद को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर पापा को कुछ हो गया तो। उसके दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इधर श्याम प्रसाद शहर के एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे।
वहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी और घंटियों की आवाज़ वातावरण में गूंज रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और अपने पूरे जीवन को याद करने लगे। कुणाल का बचपन, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी और फिर धीरे-धीरे बढ़ती दूरियां। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब-सा सुकून था, जैसे वे अपने हर दर्द को भगवान के सामने रखकर हल्का हो जाना चाहते हों। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अब थक चुका हूँ। उधर घर में माहौल और भारी हो चुका था। राधिका हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पति सही सलामत लौट आएं। अर्पिता चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर अब पहले वाली कठोरता नहीं थी, बल्कि एक डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद कुणाल को अपने एक दोस्त से खबर मिली कि उसने श्याम प्रसाद को मंदिर के पास देखा है। ये सुनते ही कुणाल वहां तुरंत पहुंचा। उसने दूर से ही अपने पिता को सीढ़ियों पर बैठे देखा। वो धीरे धीरे उनके पास गया और कांपती आवाज में बोला, पापा। श्याम प्रसाद ने आंखें खोली और अपने बेटे को सामने खड़ा देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान बहुत थकी हुई थी। कुणाल उसकी बगल में बैठ गया और बोला, पापा चलिए घर चलते हैं। लेकिन श्याम प्रसाद ने धीमी आवाज में कहा, कुणाल, अब घर में मेरे लिए क्या बचा है? ये सुनकर कुणाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, सब कुछ बचा है, बस मैं ही आपको समझ नहीं पाया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दोनों के बीच जो खामोशी थी, वो हजार शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वो पल जैसे समय में ठहर गया था। कुणाल अपने पिता का हाथ पकड़े बैठा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपने ही पिता से इस तरह विनती करनी पड़ेगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पापा प्लीज ऐसा मत कहिए कि आपके लिए घर में कुछ नहीं बचा। आप ही तो हमारे सब कुछ हैं। श्याम प्रसाद ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुणाल ने उसे और कसकर पकड़ लिया। ये वही हाथ था जिसे कभी श्याम प्रसाद ने थामकर उसे चलना सिखाया था, और आज वही बेटा उस हाथ को छूटने नहीं देना चाहता था। श्याम प्रसाद की आंखों में एक गहरी थकान थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कुणाल, इंसान तब तक जीता है जब तक उसे लगता है कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन जब अपने ही उसे बोझ समझने लगे, तब जीना मजबूरी बन जाता है। कुणाल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप सिर झुकाकर रोता रहा। उसके सामने अपने पिता की हर वो याद घूमने लगी जब उन्होंने उसके लिए खुद को बुला दिया था। उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसकी शादी, हर जगह श्याम प्रसाद ने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी थी, और आज वही पिता खुद को इस घर में बेगाना महसूस कर रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद कुणाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, पापा, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन पापा, एक मौका तो दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। श्याम प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक आई, लेकिन वो तुरंत ही फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, कुणाल, कुछ चीजें इतनी टूट जाती हैं कि उन्हें जोड़ना आसान नहीं होता, और मैं भी अब थक चुका हूँ। ये सुनकर कुणाल का दिल और जोर से टूट गया। उसने पहली बार अपने पिता को इतना असहाय देखा था। उधर घर में राधिका हर पल बेचैन थी। उनका मन बार बार मंदिर की तरफ जा रहा था। अर्पिता भी अब पूरी तरह शांत थी। वो अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन अतीत की हर उस बात को याद कर रहा था जब उसने राधिका और श्याम प्रसाद के साथ गलत व्यवहार किया था। उसे याद आया
कि कैसे उसने एक बार गुस्से में राधिका के हाथ से खाना छीनकर फेंक दिया था और उस समय श्याम प्रसाद चुपचाप सब देख रहे थे। उस दिन उनके चेहरे पर जो दर्द था, वो आज भी उसकी आंखों के सामने था। अर्पिता के दिल में पहली बार सच्चा पछतावा जाग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ एक सास को नहीं, बल्कि एक माँ को दुख दिया है और एक ऐसे इंसान को तोड़ा है जिसने उसे बेटी का दर्जा दिया था। मंदिर में कुणाल ने फिर से कहा, पापा, अगर आप घर नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी यहीं आपके साथ बैठूंगा। श्याम प्रसाद ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कुणाल ने सिर हिलाया। आज सबसे जरूरी आप हैं। ये सुनकर श्याम प्रसाद के दिल में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। शायद बहुत समय बाद उन्हें लगा कि कोई उनकी परवाह करता है, लेकिन उनके अंदर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी बहुत देर हो जाती है कुणाल। जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। कुणाल ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन पापा, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। आप बस एक बार घर चलिए। लंबी खामोशी के बाद श्याम प्रसाद ने धीरे से कहा, ठीक है चलो। ये सुनकर कुणाल के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने पिता को सहारा देकर उठाया। दोनों धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। लेकिन ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली थी। जब कुणाल अपने पिता का सहारा लेकर घर के दरवाजे तक पहुंचा, तो अंदर खड़ी राधिका की सांस जैसे थम गई। उसने जैसे ही श्याम प्रसाद को देखा, वो दौड़कर उनके पास आई और बिना कुछ कहे उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू सिर्फ डर के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उसने इतने दिनों से अपने अंदर दबा रखा था। वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं मुझे छोड़कर जाने का। श्याम प्रसाद ने पहली बार अपनी पत्नी को इतने टूटे हुए रूप में देखा। उनके हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर चले गए, जैसे वे उसे दिलासा देना चाहते हों, लेकिन उनके अपने दिल के घाव अभी भी ताजा थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सोचा था शायद मेरे जाने से तुम सबको राहत मिल जाएगी। ये सुनते ही राधिका और जोर से रोने लगी। राहत? आप ही तो मेरी दुनिया है। अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी। ये दृश्य देखकर कुणाल की आंखें भी नम हो गईं। उसे एहसास हो रहा था कि उसके एक फैसले, उसकी एक अनदेखी ने उसके माता पिता को इस कदर तोड़ दिया था। तभी अर्पिता भी धीरे धीरे वहां पर आई। उसके कदम भारी थे, आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। वो कुछ पल दूर खड़ी रही, जैसे खुद को इस लायक नहीं समझ रही थी कि उनके सामने आ सके। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, पापा जी। ये शब्द उसके लिए पहले कभी इतने भारी नहीं लगे थे। श्याम प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। उनकी नज़रों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी दूरी जरूर थी। अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको और माँ जी को बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर दीजिए। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये वो खामोशी थी जिसमें हर कोई अपने अपने अपराध बोध से जूझ रहा था। श्याम प्रसाद कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, गलती तो हम सबसे होती है अर्पिता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उसे समझते और बदलते हैं। अर्पिता ने तुरंत सिर हिलाया। मैं बदलना चाहती हूँ पापा जी, सच में। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन श्याम प्रसाद के दिल के घाव इतने गहरे थे कि उन्हें भरने में वक्त लगना तय था। उस रात घर का माहौल पहले से अलग था। कोई तेज आवाज नहीं थी, कोई ताने नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी दूरी अब भी बनी हुई थी। राधिका चुपचाप श्याम प्रसाद के पास बैठी थी, जैसे वो उन्हें
एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती हो। कुणाल भी बार बार उनके पास आकर बैठ जाता, कुछ कहना चाहता, लेकिन शब्द नहीं मिलते। और अर्पिता, वो पहली बार रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी, लेकिन आज उसके हाथों में घमंड नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। हर काम करते हुए उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही थी। रात को जब सब सो गए, श्याम प्रसाद फिर से अपनी डायरी के पास बैठे। उन्होंने पन्ना खोला और कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने लिखा, आज सब बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में इंसान इतनी आसानी से बदल जाता है, या ये सिर्फ डर का असर है? उनके हाथ रुक गए। उन्होंने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर अंधेरा था, लेकिन इस बार उनके अंदर का अंधेरा थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ था। फिर भी उनका इच्छा मृत्यु का फैसला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी कहीं अंदर जिंदा था, सही समय का इंतजार करता हुआ। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। ये वही घर था जहाँ कभी ताने, ऊंची आवाजें और चुप्पी का बोझ एक साथ रहता था। लेकिन आज माहौल बदला हुआ जरूर था, फिर भी पूरी तरह हल्का नहीं हुआ था। जैसे किसी तूफान के बाद सब कुछ शांत हो गया हो, लेकिन टूटे हुए हिस्सों की चुभन अब भी बाकी हो। श्याम प्रसाद रोज की तरह जल्दी उठ गए। हल्की रोशनी में उन्हें एक नई शुरुआत की उम्मीद तो दिखी, लेकिन दिल के अंदर एक डर अब भी बैठा हुआ था। क्या ये सब सच में टिकेगा? उधर राधिका भी उठ चुकी थी, लेकिन आज वो पहले की तरह भाग दौड़ में नहीं लगी थी। वो चुपचाप रसोई में खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अर्पिता वहां आई। राधिका ने उसे देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली और फिर झुक गईं। अर्पिता ने धीरे से कहा, माँ जी, आप बैठ जाइए, आज मैं सब कर लूंगी। ये वही अर्पिता थी जिसने कभी राधिका को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दिया था। आज उसकी आवाज में नरमी थी और आंखों में सच्चाई। राधिका कुछ बोल नहीं पाई। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के थे या डर के, वो खुद ही नहीं समझ पाई। अर्पिता हर काम ध्यान से कर रही थी, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, लेकिन हर काम के साथ उसके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सच में सब ठीक कर पाऊंगी? उधर कुणाल भी आज जल्दी उठ गया था। वो सीधे अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, आज हम साथ में चाय पियेंगे। श्याम प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। ये छोटा सा वाक्य भी उनके दिल को छू गया। कुछ ही देर में चारों एक साथ बैठे थे, शायद बहुत समय बाद, लेकिन इस साथ में अब भी एक हल्की सी झिझक थी, जैसे हर कोई अपने शब्दों को सोच समझ कर बोल रहा हो। तभी अर्पिता चाय लेकर आई। उसने सबसे पहले कप श्याम प्रसाद के सामने रखा और धीरे से बोली, पापा जी, चाय। श्याम प्रसाद ने कप उठाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये चुप्पी अर्पिता के दिल को चुभ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। नाश्ते के बाद अर्पिता राधिका के पास आई और बोली, माँ जी, आज से घर के सारे काम मैं करूँगी, आप बस आराम कीजिए। राधिका ने उसे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। उसे लग रहा था कि ये सब एक सपना है जो कभी भी टूट सकता है। शाम को श्याम प्रसाद आंगन में बैठे थे। तभी अर्पिता उनके पास आई और धीरे से उनके पैरों के पास बैठ गई। ये वही अर्पिता थी जो कभी उनके सामने बैठना भी पसंद नहीं करती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा जी, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? श्याम प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मौका तो जिंदगी हर किसी को देती है अर्पिता, लेकिन भरोसा वो समय लेता है। अर्पिता ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगी पापा जी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे उसने सच में बदलने का फैसला कर लिया हो। रात को जब सब लोग सो गए, श्याम प्रसाद फिर से अपनी डायरी लेकर बैठे।
उन्होंने लिखा, आज घर में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे दिल का डर अब भी खत्म नहीं हुआ है। क्या ये बदलाव सच में दिल से है या फिर सिर्फ मेरे खो जाने के डर से? उन्होंने पेन रख दिया। उनके सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा थी, भरोसा करना या फिर अपने फैसले पर अडिग रहना। और यही वो मोड़ था जहां उनकी जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली थी। दिन बीतते जा रहे थे। घर का माहौल पहले से काफी बदल चुका था। अर्पिता अब सच में हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही थी। वो राधिका का ध्यान रखती, समय पर दवाइयाँ देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और सबसे बड़ी बात, अब उसकी आवाज में अहंकार नहीं, अपनापन था। कुणाल भी अपने पिता के साथ समय बिताने लगा था। उनके पुराने किस्से सुनता और कहीं न कहीं उनके खोए हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद श्याम प्रसाद के दिल के अंदर एक गहरी परत अब भी जमी हुई थी। एक दिन दोपहर को जब घर में सब अपने अपने काम में लगे थे, श्याम प्रसाद अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उन्होंने धीरे से अलमारी खोली और उसमें से एक लिफाफा निकाला। ये वही पत्र था जो उन्होंने उस दिन लिखा था, राधिका के नाम। अपने अंतिम फैसले से पहले उन्होंने कुछ पल उस लिफाफे को देखा, जैसे उसमें बंद हर शब्द उन्हें अंदर से झकझोर रहा हो। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अर्पिता अंदर आई। पापा जी, आपको दवाई देनी थी। वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी नज़र उस लिफाफे पर टिक गई। श्याम प्रसाद थोड़ा घबरा गए और उन्होंने तुरंत लिफाफा छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अर्पिता ने धीरे से पूछा, ये क्या है पापा जी? कुछ पल की खामोशी के बाद श्याम प्रसाद ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस एक पुराना कागज है। लेकिन अर्पिता अब समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण कागज नहीं है। उसके दिल में अचानक एक डर जागा। उसने हिम्मत करके कहा, पापा जी, क्या मैं देख सकती हूँ? श्याम प्रसाद ने पहले मना करना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने लिफाफा उसके हाथ में दे दिया। अर्पिता के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो हर शब्द पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पत्र में लिखा था, राधिका, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी, तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। मैं थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। अर्पिता के हाथों से पत्र गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ गलत नहीं थी, वो किसी की जिंदगी खत्म करने की वजह बन गई थी। वो तुरंत रोते हुए श्याम प्रसाद के पैरों में गिर गई। पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर उस दिन आप सच में चले जाते तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि श्याम प्रसाद भी अंदर से हिल गए। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता ने उनके पैर नहीं छोड़े। मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन पापा जी, अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ, सिर्फ डर से नहीं, दिल से। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। श्याम प्रसाद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अर्पिता का पछतावा अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में उतर चुका है। उन्होंने धीरे से कहा, अर्पिता, अगर इंसान अपनी गलती को दिल से मान ले तो वो आधा बदल ही जाता है। अर्पिता ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक उम्मीद थी, लेकिन उसी समय दरवाजे पर खड़ी राधिका और कुणाल ये सब सुन चुके थे। राधिका के हाथ कांप रहे थे। कुणाल की आंखें झुक गई थी। आज पहली बार इस घर में हर किसी ने सच्चाई का सामना किया था, और ये सच्चाई सिर्फ दर्द नहीं लाई थी, बल्कि एक मौका भी लाई थी सब कुछ फिर से ठीक करने का। लेकिन अब आखिरी फैसला श्याम प्रसाद के हाथ में था। राधिका की आंखों में हर पल डर बना रहता था कि कहीं फिर से वही स्थिति ना आ जाए। कुणाल अब अपने हर काम से पहले अपने पिता का ख्याल रखता था, और अर्पिता,
वो अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि सच में इस घर की बेटी बनने की कोशिश कर रही थी। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, श्याम प्रसाद अकेले आंगन में बैठे थे। आसमान में चांद हल्का हल्का चमक रहा था और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। लेकिन उनके अंदर जो तूफान था, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी डायरी उठाई और आखिरी बार उसे खोला। उन्होंने लिखा, आज मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक उस दर्द से मुक्ति पाने का जो मुझे हर दिन अंदर से तोड़ रहा है, और दूसरा एक बार फिर जीने की कोशिश करने का, उन लोगों के लिए जो अब बदलना चाहते हैं। उनके हाथ रुक गए। उनकी आंखों के सामने एक एक करके सबके चेहरे आने लगे। राधिका का आंसुओं से भरा चेहरा, कुणाल का पछतावा और अर्पिता की वो टूटती हुई आवाज। उन्होंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसी पल उन्हें एक और दृश्य याद आया। वो दिन जब कुणाल छोटा था और गिरकर रोने लगा था। तब उन्होंने उसे उठाकर कहा था, बेटा, जिंदगी में गिरना जरूरी है, लेकिन हार मान लेना नहीं। आज वही बात उनके अपने सामने खड़ी थी। क्या वो खुद हार मान रहे थे? इसी उधेड़-बुन में रात बीत गई। सुबह होते ही उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने घर के सभी लोगों को आंगन में बुलाया। राधिका, कुणाल और अर्पिता, तीनों के दिल जोर-जोर से धड़क रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। श्याम प्रसाद ने सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में इस बार एक अलग ही चमक और दर्द था, लेकिन साथ में एक ठहराव भी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत सोच लिया और आज मैं अपना फैसला सुनाना चाहता हूँ। तीनों की सांसें थम गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैंने इच्छा मृत्यु का विचार छोड़ दिया है। ये सुनते ही राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। कुणाल की आंखों से आंसू बहने लगे और अर्पिता वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। श्याम प्रसाद ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ये सिर्फ एक मौका है हम सबके लिए अपने रिश्तों को फिर से बनाने का। उन्होंने कुणाल की तरफ देखा। बेटा, रिश्ते जिम्मेदारी से बनते हैं, सिर्फ खून के रिश्ते होने से कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने अर्पिता की तरफ देखा। बेटा, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अर्पिता ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शर्म के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प भी था। श्याम प्रसाद ने अंत में राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, और तुमने हमेशा सब कुछ सहा ही है। अब समय है कि तुम भी खुश रहो। उस दिन घर में पहली बार सच्ची राहत का माहौल था, लेकिन ये अंत नहीं था। ये एक नई शुरुआत थी, जहाँ हर दिन एक परीक्षा होगी, हर रिश्ता फिर से बनेगा और हर दिल को अपने घाव भरने का समय मिलेगा। उस दिन के बाद जैसे इस घर की हवा ही बदल गई थी। जो आंगन कभी सन्नाटे और बोझिल चुप्पी से भरा रहता था, अब वहाँ धीरे धीरे फिर से जीवन लौटने लगा। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया। ये हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों, धैर्य और सच्चे पछतावे का परिणाम था। श्याम प्रसाद ने अपने फैसले के बाद खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने समय को अपना काम करने दिया। अब वे पहले की तरह हर बात को मन में दबा कर नहीं रखते थे। जब भी उन्हें कोई बात बुरी लगती थी, वे शांति से कह देते। ये उनके लिए भी एक नई शुरुआत थी, अपने दर्द को छुपाने की जगह उसे स्वीकार करना। राधिका के जीवन में भी धीरे धीरे रंग लौटने लगे। अर्पिता ने सच में उसकी जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य मान लिया था। श्याम प्रसाद ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी बहुत अजीब है। जब हम हार मान लेते हैं, तभी वो हमें एक नया मौका देती है। राधिका ने उनकी बात पर सिर हिलाया और अर्पिता ने पहली बार बिना झिझक उनके कंधे पर सिर रख दिया। कुणाल ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों थे। उस रात श्याम प्रसाद ने आखिरी बार अपनी डायरी खोली। उन्होंने लिखा, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन आज समझ आया कि जिंदगी से भागना नहीं चाहिए। दर्द से भागना आसान है,
लेकिन उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। उन्होंने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। बाहर एक नई सुबह होने वाली थी और इस बार वो सुबह सिर्फ सूरज की नहीं थी, वो उनके जीवन की भी एक नई शुरुआत थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।